हाँ जी क्लास, नया इवेंट मैंने स्टार्ट कर दिया जी आपका। न्यू इवेंट स्टार्ट कर दिया। मैं उतनी देर पीपीटी अपलोड करता हूँ और आप लोग मुझे मेरी आवाज़ का बता दें कि आवाज़ ठीक है। जी जी पीपीटी पीपीटी अपलोड। हाँ जी पीपीटी अपलोड हो रही है और पीपीटी अपलोड हो जाती है तो हम आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए, तो पीपीटी आपको शो होने लग गई है, मुझे बताएं। पीपीटी देख सकते हैं। अच्छा जी, पीपीटी आई होप आप लोगों को नज़र आने लग गई है और मैं फिर आगे चलता हूँ। हाँ जी, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा हबीब या फिर नीलम, प्लीज इनकी जरा अटेंडेंस तो ले लो यार। ग्रुप में मैसेज करो कि सारे लोग ज्वाइन कर लें यार। तुम लोगों की एब्सेंट्स फिर बहुत ज़्यादा चली जाती हैं। सो प्लीज़ ग्रुप में मैसेज कर दो कि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें और आप लोग एक अटेंडेंस तो ले लें यार प्लीज़। जी एक अटेंडेंस ले लें सबकी और फिर मैं आप लोगों को इसी स्लाइड से फर्दर आगे लेकर चलता हूँ। जी जी क्लास। नीलम, आर यू देयर? अटेंडेंस लगा लोगे इनकी? जी अटेंडेंस लगाओगे?
जी अटेंडेंस हो गई है, अटेंडेंस लगाई है हबीब या नीलम, बताइए। हाँ जी नीलम, अटेंडेंस लगा ली है आपने या नहीं, प्लीज मुझे बता दें। चलो गुड हो गया, अगर आपने अटेंडेंस लगा ली है तो दैट्स नाइस, थैंक यू। चलें हम आगे चलते हैं, अब अकॉर्डिंगली आगे चलते हैं जी, ठीक है। अच्छा हबीब ने लगा लिया, नीलम अब आप ना लगाना, हबीब ने अटेंडेंस लगा ली, कंसीडर करते उसको देख लेंगे। मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिक है, सॉरी एसिडोसिस है तो पीएच कम होगी, तो हमें पता चल गया कि लेस देन 7.35 होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पीसीओ सॉरी जो एचसी यहाँ पर हमारी मेटाबॉलिक है तो हमने HCO3 को देखना है, क्योंकि एसिडोसिस है तो HCO3 हमारी कम होगी, सही है। और एक चीज याद रखनी है कि दरमियान वाली चीज जो है आपकी एक ना एक चीज नॉर्मल होगी, तो PCO2 जो है वो आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर नॉर्मल होगी, समझ गए हैं। ये स्लाइड समझ आ गई आपको। एसिडोसिस तो पीएच कम, मेटाबॉलिक तो HCO3 को देखना है, क्योंकि एसिडोसिस है तो HCO3 कम होगी, तो जो एक थर्ड वाली वैल्यू है PCO2 की वो नॉर्मल होगी, समझ गए हैं। ये वाली स्लाइड समझ आ गई है, चलें गुड। अब आ जाते हैं हम कॉजेस की तरफ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉजेस क्या क्या है। जरा इसको पढ़ना है आप लोगों ने, और इसको पढ़ के मुझे बताएं कि ये किस तरह से कॉजेज है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। नंबर 1, एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम डायरिया, इसको जरा पढ़ लें और फिर बताएं कि ये मेटाबॉलिक कॉजेज किस तरह से हैं, इसमें कैसे HCO3 जो है वो कम हो रहा है इन सारी चीज़ों के अंदर। हाँ, तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ इसके लिए, और आप इसको ज़रा देख लें, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ।
हाँ जी क्लास कर लिया है। अच्छा जी, सो द थिंग इज दैट, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? बोलिए, आवाज आ रही है जी? वॉइस का बताएं। वॉइस का बताइए क्लास। चलो अच्छा, आवाज आ रही है तो। जी अजान हो रही है, अजान ब्रेक लेते हैं जरा। हम्म। चलिए नमाज ब्रेक लें 10 मिनट्स की। 6:31 पे आप लोग वापस आ रहे हैं, 6:31 पे।
जी नमाज ब्रेक से वापस आ गए हैं आप लोग? जी नमाज ब्रेक से वापस आ गए हैं। चलें, अच्छी बात है। चलें जी, आगे चलते हैं। तो कुछ चीजें लाजमी तौर पे आप लोगों ने जो है ना याद रखनी है। एक दो चीजें बताने लगा हूँ, वो लाजमी तौर पे याद रखनी है। और आई थिंक वो चीजें मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर भी बता चुका हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है। सबसे चीज, एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम डायरिया। कि जब भी डायरिया होता है उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस लॉस होते हैं। जब भी डायरिया होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, क्योंकि बाइकार्बोनेट लॉस हो रहे हैं। इसी तरह जब भी वॉमिटिंग होगी तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, उसके अंदर एसिड लॉस होता है। क्या बताया मैंने, इसको जरा नरेट करें यहाँ पे। जब भी डायरिया होगा, डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट लॉस होता है। और जब भी वॉमिटिंग होगी उसके अंदर, क्योंकि एसिड लॉस होता है स्टोमिक का, तो उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। अब इसको जरा रिपीट करें आप लोग। वेरी गुड सुमैया। ठीक है जी, वेरी गुड। जी खदीजा, बिल्कुल ठीक कहा। सो एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम डायरिया विल लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उसके बाद रीनल फेलियर, उसके अंदर भी इसी वजह से बाइकार्बोनेट लॉस होते हैं। और इसके अंदर जो है एसिड भी रिटेन होता है बॉडी के अंदर। एसिड कैसे रिटेन होता है जी, H+ आयंस जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। उसके बाद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये भी डायबिटीज की वजह से इसके अंदर कीटो एसिड एसिडोसिस में कीटोन बॉडीज जो हैं बॉडी के अंदर जमा होती हैं। उसके बाद हाइपरकेलीमिया, हमने पढ़ा था कि हाइपरकेलीमिया जब भी होगा उसकी वजह से एसिडोसिस होगी, और वो स्पेसिफिकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ाए थे, मैंने कहा था हाइपरकेलीमिया इज इक्वल टू एसिडोसिस और हाइपोकेलीमिया इज इक्वल टू अल्कलोसिस। उसके बाद शॉक स्टेट के अंदर भी बॉडी के अंदर एसिड्स बन रहे होते हैं, बाइक कार्बोनिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। तो ये 5 यहाँ पर आप चीजें देख सकते हैं जिनकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। समझ आ गई? बाकी आपको साइन एंड सिम्टम थोड़े से एक जैसे ही मिलेंगे।
वीकनेस होगी इसके अंदर, लिथार्जी होगी, हेडेक होगी, कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिसनियाज चल सकते हैं, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ होगी। ये इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ है, ये बेसिकली इस चीज को कंपनसेट करने के लिए कि जब भी एसिडोसिस हो रही होती है ना मेटाबॉलिक, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेट करने की कोशिश करता है और अपने सांस लेने की रफ्तार और डेप्थ को इंक्रीज कर देता है, ताकि अगर बॉडी के अंदर एसिड जो है पीएच डिक्रीज हो रही है तो हम ज्यादा से ज्यादा CO2 को बाहर निकाल कर पीएच को दोबारा से नॉर्मलाइज कर सकें। इंक्रीज दी सिम्टम प्रोग्रेस टू ड्राउजीनेस, स्टूपर, अनकॉन्शियसनेस, कोमा एंड डेथ। तो अगर बहुत ज्यादा जो है पीएच डिस्टॉर्टेड हो जाए तो फिर जो है इंसान की डेथ भी हो सकती है। वो पहले ड्राउजीनेस में जाता है, फिर स्टूपर यानी कि अनकॉन्शियस स्टेट में जाता है, कोमा में जाता है और फाइनली डेथ हो जाती है जी। ठीक है, तो ये इसकी साइन एंड सिम्टम्स थी। नेक्स्ट आ जाते हैं कीटोएसिडोसिस की तरफ। कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा कीटोएसिडोसिस क्या होती है और कब होती है? जी तो जी सुमैया ने कहा Ketoacid is the acute complication that type 1 diabetes mellitus occur due to excessive breakdown of the fatty acid, which जी बिल्कुल फैटी एसिड्स के टूटने की सॉरी फैट्स के टूटने की वजह से फैटी एसिड्स बनते हैं और उसकी वजह से जो है ना कीटोएसिडोसिस हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो कीटोएसिडोसिस जो है वो भी क्या है, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, तो ये याद रखना है, कीटोएसिडोसिस इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें भी वॉमिटिंग होती है, पेशेंट को डायरिया होता है। आप लोगों ने पेशेंट्स भी देखे होंगे, बंदे के अंदर कॉस्मल ब्रीदिंग होती है और फ्रूटी सी स्मेल आती है कीटोन बॉडीज की ना, कीटोन बॉडीज की स्मेल आती है उसमें से, सॉरी कीटोन्स की स्मेल आती है ब्रेथ में से। यूरिन जो है लो पीएच का हो जाता है बंदे का, तो फ्रूटी स्मेल का मैंने आपको बता दिया। एक मिनट।
जी तो क्लास, ठीक है जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस का बेसिकली हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों के सामने ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, देख सकते हैं। सबसे पहले अंडरलाइंग कॉज को ठीक करना जरूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले अंडरलाइंग कॉज को ठीक करना जरूरी है। अगर आप अंडरलाइंग कॉज को ठीक नहीं करेंगे, आप जितनी मेडिसिन लगा लेंगे, आप जो एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये बार बार डेवलप होती जाएगी, ठीक है। तो अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना सबसे एसेंशियल स्टेप है कि अगर रीनल फेलियर है उसको ट्रीट करें, और अगर ये क्या नाम है इसका कीटोएसिडोसिस है तो डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए। तो ये चीजें जो है लाजमी हमें जो है डेफिनेटली इनको देखना है, इनको ट्रीट करना है। उसके बाद इंसुलिन फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो आपको पता है कि फिर इनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाती है, उनके लिए तो बाकायदा इंसुलिन की जो है ना इन्फ्यूजन स्टार्ट की जाती हैं। हाँ, जी, उनके लिए इंसुलिन की स्टार्ट की जाती है। उसके बाद रीनल फेलियर वालों के लिए डेफिनेटली क्या किया जाता है जी, रीनल फेलियर वालों के लिए डायलिसिस करते हैं हम, राइट। और नेक्स्ट इज इंट्रावेनस बाइकार्बोनेट और लैक्टेट। इंट्रावेनस बाइकार्बोनेट और लैक्टेट दिया जाता है ताकि पीएच को दोबारा से नॉर्मलाइज किया जाए, क्योंकि अगर पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बहुत ज़्यादा एसिडोसिस हो जाए, बहुत ज़्यादा अल्कलोसिस हो जाए, तो बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं, जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं, वो डी नेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं जी आपके, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, राइट। इस चीज़ का हमें फिर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर। विद एसिडोसिस हाइपरकालेमिया में अकर एज पोटेशियम शिफ्ट आउट ऑफ द सेल। तो पोटेशियम जो है ये इसके अंदर आउट ऑफ द सेल जो है वो शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर कैलीमिया जो है वो डेवलप हो जाता है, तो उसको भी ट्रीट करना है। एसिडोसिस इज corrected, potassium shift back to the cell, potassium level decrease, monitor potassium levels, serum calcium level may be low with chronic metabolic acidosis must be corrected before treating the acidosis। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जो है ना, इनको भी लाजमी तौर पे हमें विद ट्रीटमेंट ऑफ द एसिडोसिस हमें इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर पोटाशियम लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरकालेमिया हो जाएगा, तो वो डिसआर्थ्रियाज की तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो कॉज हो सकती है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस साथ साथ हो रहा है उसको भी मैनेज करना है आपने। चले जी, आज का सेशन फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं जी, और आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस मेरे पास आप लोगों की आ गई है, अटेंडेंस आपकी आगे सेंड कर देंगे, ठीक है जी। चलें, यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ठीक है जी। ये अब फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं बाकी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ देन।